जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि आप लोग अपडेटेड हैं न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और भी जगहों से कि भाई जो कह सकते हैं ये टैरिफ चचा हैं, ना ना कि ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प की बजाय इनको टैरिफ चचा बोला जाए। इनका जो पुराना कार्यकाल था उससे भी एनालिसिस निकालिए, उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक डिस्कशन आप लोगों के साथ में रहेगा। और इन्होंने जिस तरह की धमकी दी और जिस तरह से इन्होंने एक्शंस लिए और ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ में इनका इस तरह का बर्ताव रहा है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो और हो, अपने प्रभाव में दबाव में लाने की कोशिश रही है। अपनी तरह से चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी सोचा है इन्होंने कि अगर इस तरह से रशिया नहीं दबाव में आता है तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इस तरह की चीज़ें रही हैं। और इंडिया का भी ये इनका एक स्टेप्स है, जिस तरह की भी इनकी मंशा रही हो, तो इन्होंने 25% टैरिफ लगाया था। और उसके बाद में जो जब इंडिया का एक तरह से एक कह सकते हैं रिस्पांस आया था इस बात को लेके कि भाई आपका तो जो है ट्रेड डील कह सकते हैं रशिया के साथ में यूरेनियम वगैरह खरीदते हैं, तो वो तो आपका काफ़ी ज़्यादा, हम तो जो कह सकते हैं अपने पावर रिक्वायरमेंट के लिए जो चीज़ें ले रहे हैं वो हमें ज़रूरत रहती हैं। और हम अगर वो नहीं लेते हैं या रशियन ऑयल को चाइनीज़ और इंडिया मतलब कह सकते हैं रोक लगा देते हैं या आपकी बात मानते हैं, तो भी जो है कि दैट विल बी इन बैलेंसिंग फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड। तो वो सब चीज़ें बैलेंसिंग भी रखी जाती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, इन्हें समझ में आए नहीं आए वो अलग बात है। बहरहाल इन्होंने अभी जो है 25% का टैरिफ जो है बोला गया था, इन्होंने और बढ़ा दिया, जो कि टोटल 50% टैरिफ हो गया। अब जो आज वीडियो में बात करेंगे, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा गिफ्ट निफ्टी के बारे में बता दूं, तो ये अनसर्टेनिटी आपको दिखाई पड़ेगी। एक तरफ तो जो डेलीगेशन इनका अगस्त मिड के बाद जो आने वाला है, वहाँ पे ट्रेड डील होती है नहीं होती है, या ये पहले से दबाव बनाने की कोशिश, ये कूटनीति चलती रहती है। वेरेज अभी इंडिया ने अजीत डोभाल साहब जो अपने एनएसए हैं उनको रशिया में भेजा है फॉर द डील, फॉर द टेक्नोलॉजी जो डील्स हैं उनके लिए, और कह सकते हैं ट्रेड्स के लिए, और देन ऑयल वगैरह जो क्रूड ऑयल वगैरह उन सब चीज़ों पे बात करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने अपने बोले अपने जो पुराने कह सकते हैं रक्षा सौदे थे या और चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों पे डिस्कशन के लिए, मतलब हम आपके दबाव में नहीं आएंगे और आप कोई नहीं होते हैं जो आप ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंट्री के साथ में कितना क्या करना है। हमारी आपकी अपनी डील है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। आप बोलते हो अपने फूड प्रोडक्ट्स पे आप जो है ज़्यादा अपनी सब्सिडी दे रखी है, हमारे मार्केट को ओपन नहीं कर रखा है, इस तरह से चीज़ें हैं, वो सब हैं, वो दैट इज़ सेकेंडरी, वहाँ पे बात की जा सकती है ऑन टेबल। बट इस तरह से दबाव में आने के लिए इंडिया ना तो अभी कह सकते हैं राज़ी होगा। हो सकता है देखो इम्पैक्ट तो हो गई, जब कोई भी दो चीज़ें टकराती हैं तो वहाँ पे डेंट तो दोनों तरफ पड़ता है। लेकिन अब वही वाली बात है कि मजबूती कहाँ क्या कितनी है, तो बड़ी इकोनॉमी हो डेफिनेटली है, आपका एक्सपोर्ट से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक है, इंडिया के पास ऐसा नहीं है कि ग्लोबली मार्केट में डेंट तो आएगा, बट दैट कैन बी कंपेंसेटेड इन अदर वेज, तो जो कि इंडिया अपनी कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी की जो बात है, यहाँ पे देखो अपडेटेड जो दिखा रहा है कि 0.45% के आसपास तक की गिरावट आपको केवल दिख रही है। तो इम्पैक्ट तो बैठेगा, जैसा आज भी मार्केट में छोटी सी वो थी, तो देन डेफिनेटली वो इम्पैक्ट आगे भी रहेगा। और उसी के साथ साथ जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी आरबीआई गवर्नर साहब की, तो उसमें उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जैसे जो जो चीज़ें थीं जिस तरह से उन्होंने वैसा ही रहने दिया है। रेपो रेट की बात करी जाए चाहे और भी चीज़ों की बात करी जाए, तो इंडिया में अभी उन्होंने कहीं पे भी छेड़ने का उचित नहीं समझा, और ये बिल्कुल सही डिसीजन था, ठीक है। अब यहाँ पे उनसे जो कह सकते हैं अपनी एक स्पीच देते हैं या जो चीज़ें कहते हैं तो कंक्लूजन निकालते हैं, तो वहाँ पे जो आरबीआई का मेन जो जिस्ट निकल के आया, तो उन्होंने ये भी बोला कि ट्रम्प के टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर। अब जैसे बात तो यही है, बर्निंग टॉपिक्स यही है, और इनका पुराना टाइम भी ट्रम्प का जो रहा वो ऐसे ही रहा। और मैं ये भी कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यही हो सकती हैं कि ये जो फेज़ है इनका 4 साल वाला, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो कहना पीरियड है, लगभग 6 महीने के करीब हो चुका है, और बाकी के बचे 3.5 साल का जो इनका सिनेरियो है, उसमें हो सकता है इसी तरह से ग्लोबली चीज़ों को परेशान करते रहें। क्योंकि पुराने समय में भी जब इनकी एनालिसिस की गई, जब इनका कार्यकाल था ट्रम्प साहब का, तो उस समय पे भी चीज़ें इसी तरह से इन्होंने डिस्टर्ब करके रखी। तो मार्केट हो सकता है पॉजिटिव रिस्पांस ना करे, बट ये है कि इनकी इस तरह के एक्सपीरियंसेस को मार्केट झेल चुका है, देख चुका है, समझ चुका है। तो मार्केट कभी भी रिटेलिएट डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें तो थोड़ा बहुत रिस्पांस देता है, बट ये कह सकते हैं लगातार उस सब चीज़ों पे हमेशा रिएक्ट नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मार्केट में कंपनीज को चलाने के लिए, ठीक है।
आप बूस्टअप नहीं दे सकते हैं, एक कह सकते हैं आपने थोड़ी बहुत गिरावट को दर्ज कराया तो वो मार्केट डाइल्यूट करता है, हाजमा बहुत तगड़ा होता है, कोई भी मार्केट हो, चाहे इंडिया हो चाहे यूएसए हो, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अब जैसे जो आरबीआई गवर्नर अपने जो हैं, उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में जो एक स्पीच होती है उसमें उन्होंने बोला है कि अब इन्होंने पूछा गया कि टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, तो जो इन्होंने अपनी बात में बात बोली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के बुधवार को कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही, 6.5% का इन्होंने अपना टारगेट दे रखा है जीडीपी का, तो उसमें कहीं कोई कमी वाली बात नहीं की गई है। और अगर मान के चलो कहीं कुछ पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती हो, जैसे अभी इन्होंने आपने कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना के साथ में ट्रेड वॉर की बात को लेके जो खींचातानी चीज़ें चली थी और मार्केट ने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिया था, उसके बाद क्या हुआ, आज अब ये दूसरी तरफ दूसरे खेमे में आके इंडिया के ऊपर चीज़ें को कर रहे हैं, जबकि इंडिया का बस अंतर इतना है कि इंडिया ने केवल क्वेश्चन किया है कि भाई आपका भी तो उस कंट्री के साथ में ट्रेड होता है, तो भाई नॉट अस, कि भाई हमारा जो रिक्वायरमेंट है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम उनमें यूक्रेन में मौत के जिम्मेदार हम हैं या हमारे पैसों से वहाँ ये हो रहा वो हो रहा है। भैया रशिया वहाँ नहीं बेचेगा, चाइना खरीद रहा है, या आप भी यूरेनियम वगैरह खरीद रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो है दादागिरी चलेगी। चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं, मानते हैं, इससे आप अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है मैं मानता हूँ। आप मान के चलो कोई प्रोडक्ट है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था या होता फ्यूचर में, तो उसके ऊपर अगर आपने टैरिफ्स लगाएं तो महंगा आपकी जनता के लिए होगा, आप 50% पैसा अपने जेब में रखेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट दैट इज़ नॉट द वे, बिकॉज कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, तो वहाँ पे आपकी जो जनता दैट विल बी पेइंग मोर फॉर दैट वन, ठीक है। वो 50% भाई इंडिया में जो मान लो माल प्रोड्यूस होता है, हाँ इंडिया से सस्ता, जिस कंट्री पे मान के चलो कोई चीज़ हम बना रहे हैं, मान लो कि हम आईफोन बना रहे हैं, ठीक है, वो भले ही आपकी कंपनी है हमारे इंडिया से बन के जा रहा है तो उस पर 50% का टैरिफ लग रहा है तो महंगा हो रहा है, ठीक है। अब वहीं पे दूसरा वो चाइना में बन रहा है, वहाँ पे आपने कुछ लगाया तो वहाँ पे अब आप चाहते हो कि अब ये कहने के पीछे का जो सबसे बड़ा इनका एक रीज़न ये था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग मैं लेके आना चाहता हूँ अमेरिका में। भाई अमेरिका में आप मैन्युफैक्चरिंग कितना भी लेके चले जाएंगे, कितने भी टैरिफ्स लगा देंगे, तब भी लेबर कॉस्ट को आप कट ऑफ नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द चाइना एंड फ्रॉम द इंडिया। भाई यहाँ पे आदमी फ्री में काम करने को तैयार बैठा है, इतना लेबर और यंग जनरेशन अवेलेबल है, ठीक है। आप किसी मोटे आदमी से और एकदम से चर्बी रहित पूरा परिपक्व हो रखा उससे बोलो कि जाके मजदूरी करके दिखा दे भाई उतने घंटे की, नहीं कर पाएगा भाई, वो लेबर क्लास का ही आदमी कर पाएगा। मेरा इसका पर्पज़ ये नहीं है कहने का कि इंडिया में या वो है या ऐसा है, भाई ठीक है, यहाँ रिक्वायरमेंट है, यहाँ यंग जनरेशन है, यहाँ पे आपको सस्ते में लेबर मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम रहेगी, डेवलपिंग इकोनॉमी है। देन सेकेंड बात कि कोई भी चीज़ें जो पहली बात तो हमारी कंपनीज़ की जितनी भी प्रोडक्शन है वो विद इन इंडिया कंज्यूम पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब कंज्यूम हो जा रहा है, उससे और भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, और भी कंट्रीज है। हाँ बट ये है कि आपका एक मार्केट बड़ा है जहाँ पे अच्छे दामों में चीज़ों को बेचा जा सकता था, तो वहाँ पे थोड़े से स्ट्रगल्स रहेंगे, ठीक है, कंपनियां स्ट्रगल करेंगी अपनी बैलेंस शीट्स में, तो दैट विल मे इम्पैक्ट फॉर द 3.5 years जो कि आप हो। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपके प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे पहले के, उन्होंने भी करके देखे थे, तब जो है देश बड़े काफ़ी परेशानी में आ गया था। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा डंडा आप बजाएंगे और चलता रहेगा, ठीक है। तो आप नहीं होते हैं कोई डिसाइड करने वाले कि भाई ये कंट्री फलाने के साथ काम करेगी नहीं करेगी। हाँ उसमें अगर हमारा भला हो रहा है, जैसे कि सपोज आप कहते हो कि नहीं आप वहाँ से तेल इंपोर्ट कम कर दीजिए, दैट कैन बी अ रीज़न कि भाई ठीक है हम आपको उतने ही प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑयल, तो इंडिया को तो सस्ता चाहिए, बट आप ये कहोगे कि नहीं भाई आपको लेना ही नहीं है वंस यू आर टेकिंग दैट मच, तो ये कोई आपका तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो ही हैं। इन्होंने बोला, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो कहा है कि अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ शर्तें लागू होंगी। मौद्रिक नीति की नवीनतम बैठक के रूप में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्होत्रा जी ने कहा है कि अमेरिका टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं दिखता है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये भी गवर्नर है भाई इंडिया के, जब तक कि आप जवाबी टैरिफ ना लगाएं, मतलब ठीक है हमारी तरफ से तो टैरिफ जो पहले से था हमारा तो था ही ज़्यादा, तो हम तो नहीं उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं, हमारी कंपनीज के लिए थोड़ा स्ट्रगल होगा तो हम दूसरा रूट देखेंगे चीज़ों के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, 6.5% इन्होंने जो ग्रोथ रेट इंडिया में मतलब बताई है कि भाई होने वाली है, रहने वाली है, तो वो रहेगी। IMF ने भी अपने आंकड़े किए हैं, और वैश्विक वृद्धि दर करीबन। अब इसमें क्या है कि ग्लोबली जैसे चीज़ें तो इम्पैक्ट आपकी भी होंगी ना, तो वो भी तो है।
अब इन्होंने जो ट्रंप ने कहा कि 25% टैरिफ लगाएंगे, 24 घंटे में और बढ़ाएंगे, तो उन्होंने उससे 24 घंटे होने से पहले ही, क्योंकि इनको जल्दबाजी बहुत होती है, इन्होंने उससे पहले ही टैरिफ लगा दिए, 50% टैरिफ कर दिया, जिसका असर कल मार्केट पे दिखाई भी पड़ेगा। अब सेकंड बंदा कि यहाँ पे जो इन्होंने बात कही है टैरिफ किंग मास्टर ने कि जिन जिन कंपनीज के ऊपर, मतलब सॉरी, जिन जिन कंट्रीज़ के ऊपर जो आज तक के माध्यम से है ये, जिन जिन कंट्रीज़ के ऊपर मतलब अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, तो क्या वो सर्वाइव कर पाई, नहीं कर पाई, कितना क्या इम्पैक्ट हुआ, तो वो इसी तरह के असर जो है हर कंट्री के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो उस पर थोड़ा सा एक एनालिसिस है कि उन देशों की कहानी जो यूएस से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं, ठीक है, जिन मान लो क्या उनकी इकोनॉमी चल नहीं रही, क्या रशिया की इकोनॉमी चल नहीं रही, क्या और कंट्रीज़ क्या सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हाँ थोड़ा ग्रोथ हो सकता था, वो थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाएगा, लेकिन उसका खामियाजा आपकी कंट्री को भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ईरान, अब जैसे ईरान है, ईरान का इन्होंने एग्जांपल दिया कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस और चीज़ें, और रशिया के ऊपर कब से हैं, क्या वो कंट्रीज ग्रोथ नहीं कर रही, सर्वाइव नहीं कर रही, या अपने प्रोग्राम्स को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो ईरान उन देशों में सबसे ऊपर है, ठीक है, जिसका अमेरिका के साथ लंबे समय से तनावपूर्ण रिश्ते हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट काफ़ी बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई ईरान की, डेफिनेटली दैट में या इम्पैक्ट। इसके बावजूद ईरान ने अपने तेल, गैस और घरेलू तकनीकी विकास पर फोकस किया, ठीक है, उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, भाई हम अपना देश हित और राष्ट्र हित देखेंगे, वो हर कंट्री अपने हिसाब से देखती है। तो अमेरिका लगातार भारत समेत दुनिया के तमाम देशों को टैरिफ की धमकियां दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देशों पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाए हैं। ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, और अभी आज शाम की जो खबर है कि इन्होंने 25% और बढ़ा दिया है। और वहीं पे अभी जिसका कैसे इम्प्लीकेशंस जो है शायद 23 या 27 अगस्त के आसपास से हुआ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें मतलब साइन वाइन होती हैं, उसके बाद ही लग पाता है। तो 50% टैरिफ के हिसाब से भी चीज़ें अगर लगेंगी तो 27 अगस्त से लगना चालू होंगी, और उससे पहले इनका डेलीगेशन आएगा। तो ये एक तरह से तरीका भी होता है कि आपको प्रेशर में लाने के लिए, सो दैट निगोशिएशन टेबल पे जब आपकी ट्रेड डील हो तो दैट कैन बी, आप उसमें एक कह सकते हैं वर्चस्व वाली स्थिति में आए। भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। सबसे बड़ा इनका पॉइंट ये है कि आप रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हो, जिसको रिफाइन करके आप बाकी कह सकते हैं वर्ल्ड में बेच रहे हो, जिससे आप काफ़ी मुनाफा कमा रहे हो। तो भाई तेल खरीदती है रिफाइनरी हमारे पास, जो कह सकते हैं रिलायंस हैं, और देन जो और कंपनीज हैं गवर्नमेंट ओरिएंटेड, तो वो ले रही हैं और रिफाइन कर रही हैं, और अगर हम कहीं कंज्यूम भी करवा पा रहे हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले पा रहे हैं, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत कच्चा तेल खरीद कर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है और मुनाफा कमाता है। आप भी तो यूरेनियम एंड ऑल ये सब चीज़ें खरीद रहे हो, तो उसका क्या करा जाएगा, ठीक है। ट्रंप का भारत पर का तीखा जवाब। भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाने वाली ट्रंप की धमकी पर सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है देश हित में हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को रूस से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बाद सप्लायर्स ने अपनी आपूर्ति यूरोप की तरफ मोड़ दी थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत से के इस कदम का स्वागत किया था। इन्होंने कहा था कि ठीक है, आप उधर से अगर खरीद रहे हो तो दैट विल बी अ बैलेंसिंग एक्ट। तो ये चीज़ें थी। तो आप आज अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, तो देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक कंक्लूजन की बात है, मैंने जैसे कुछ चीज़ें पढ़ी कि क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हुए जब जब इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, ठीक है। तो वीडियो लंबा रहा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट कि मैं मीनिंगफुल वीडियोज़ बनाने के लिए आपके पास ला सकूँ। यहाँ पे जो ट्रेड वॉर्स हुए हिस्ट्री में, जहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या रहे, चाहे वो यूएस चाइना को एक तरह से इन्होंने एग्जाम्पल में लिया, और वहाँ पे इन्होंने ट्रेड वॉर्स में बोला व्हेन वन कंट्री रिटेलिएट्स अगेंस्ट अनदर बाय रेजिंग इम्पोर्ट टैरिफ्स ऑन प्लेसिंग अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो यही जब ट्रेड वॉर होती है, इन सब चीज़ों में डीप नहीं जाएंगे, लेकिन जो जिस्ट निकाल के बता रहा हूँ वो आपको ये है कि इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आगे आने वाले, मतलब कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कंट्री के, तो वो डैमेज करते हैं दोनों तरफ को, ठीक है। अब इसमें जिस कंट्री की रिक्वायरमेंट, मतलब अब आप जैसे सपोज अपने यहाँ पे इन कंट्री से गया हुए सामान को महंगा कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई। जैसे ही आपके यहाँ पोर्ट पे उतरा, आप बोलोगे भैया 50, अच्छा इंडिया से आए हो, 50% टैरिफ दे दो मुझे, ठीक है। 100 रुपये की, अच्छा 100 रुपये का हमारे यहाँ बेचते थे भाई, आपने बनाया, मैन्युफैक्चर किया, ट्रैवल करके लेके गए, सी रूट से वहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद में आपने बेचने के लिए मार्केट में वहाँ उनके उतारा। वहाँ पे तो मैं मतलब काफ़ी महंगा, ये पैसा काफ़ी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो बोलेगी यार 100 रुपये में हमने चीज़ जो वहाँ बेच रहे थे, भले ही हमने उसे 20 रुपये में प्रोड्यूस कर लिया हो और वहाँ तक पहुँचा भी लिया हो, अब हम 100 रुपये में बेचते थे तो हमारा माल बिकता था। भाई दूसरा कंट्री वहाँ पे उस चीज़ को नहीं पहुँचा पा रहा है,
तो भाई जो सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा क्वालिटी वाइज, तो वो आप वहाँ की जनता खरीदेगी यूएसए की। तो वहाँ पे जब वो 100 रुपये में बिकता था तो हमारा माल मान के चलो 100 प्रोडक्ट बिक जाते थे। अब वहाँ पे बात आएगी कि बोला कि नहीं यार, अब हम तो 50 रुपये तुम्हें पहले गवर्नमेंट को दो, क्योंकि अच्छा इंडिया से आए हो, 50% टैरिफ दे दो भैया। ले लिया भैया आपने, अब वो हो गया 150 का। हमने भले ही 20 रुपये में बनाया, लेकिन 50 रुपये आपकी गवर्नमेंट को देना पड़ा, क्योंकि अच्छा इंडिया से आया, बोला ये लो। अब आपके जो कहे कंज्यूमर हैं उनको वो 150 रुपये देना पड़ेगा भाई उसी चीज़ की प्राइस का, उसी चीज़ के लिए। तो जो महंगाई बढ़ाएगा, उनकी परचेसिंग पावर मान के चलो, पैसा तो उतना ही है, तो जो पैसा उनके पास था उसमें से 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पहले वो 4 खरीदते थे, अब वो हो सकता है 2 खरीदे, या हो सकता है किसी दूसरी कंट्री का वही प्रोडक्ट जो है 125 में पहुंच रहा हो, जिस पे आपने टैरिफ कम लगाया हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो इस तरफ के मार्केट में क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। कह सकते हैं भले ही बड़ा मार्केट है कंपनीज का, भाई माल बनाना है तो बेचना भी है। तो अब यूएसए एक बड़ा जगह थी, तो नहीं केवल यूएसए के बेसिस पे पूरा वर्ल्ड चल रहा हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़रूर बैठता है। तो वो डैमेजिंग इफेक्ट है फॉर द योर कंट्री आल्सो, कि वहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी। आप 50% आप डायरेक्ट ले रहे हो, वो भी तो अमेरिका में ही लगाओगे। तो आप अपने कह सकते हैं चीज़ों में अगर इस तरह की चीज़ें लेके आएंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है। इससे आपकी कंट्री में ही महंगाई और बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पे आपके जो कंज्यूमर थे वो 4 चीज़ें खरीदते थे, अब वो 2 खरीदेंगे। ठीक है, और हमारे बीच में कंपटीशन होगा, भाई ठीक है, जिस कंट्री में आपने टैरिफ कम लगाया वहाँ की प्रोडक्ट हो सकता है सस्ता जाए। लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना क्यों सस्ते में प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है। इसीलिए आपके आईफोन चाइना में प्रोड्यूस होते थे, इंडिया में प्रोड्यूस होते, इतना बड़ा प्लांट, सब कुछ आपकी कंपनीज यहाँ पे आके काम कर रही हैं। क्यों, यहाँ पे फ्री में भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो हर तरह का यहाँ पे क्लास अवेलेबल है, यंग क्लास अवेलेबल है, और वो हर तरह से काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे जनता बहुत है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी उतनी महंगी नहीं है, तो ये चीज़ें हैं, तो हम फिर भी बहुत सस्ते में चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं आपके यहाँ। हाँ, थोड़ा इम्पैक्ट ज़रूर बैठेगा। तो इस तरह के डिसीजंस जो है डेफिनेटली इम्पैक्ट आपके डालेंगे। और ये एक थोड़ा सा चार्ट दे रखा है कि भाई किस तरह का इनका जो $1 बिलियन में यूएस और चाइना का जो 1924 में जो ट्रेड हुआ है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जो बैलेंस किस तरह से इम्बैलेंस रहा, वो आप ये देख सकते हो कि अब टैरिफ लगाने से हो सकता है ये जो इम्बैलेंसिंग है दैट कैन बी, वो थोड़ी बहुत लकीरें जो है कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि अगर आपको कहीं से मान के चलो वॉशिंग मशीन प्रोड्यूस करके आप चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ हो, अगर मैन्युफैक्चरिंग आप वहाँ अपने यहाँ कराना चाहते हो तो आप तो कितना भी कर लो तब भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम नहीं हो सकती है। कितना भी लगा लो टैरिफ, इंडिया पे लगा लो, चाइना पे लगा लो, अगर यहाँ से वॉशिंग मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे, मैं जस्ट प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, कि आप वहाँ पे अगर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं हम, तो हम अगर 100 रुपये तक आपके दरवाजे तक पहुँचा दे रहे हैं, आप अपने यहाँ प्रोड्यूस करोगे, आपके यहाँ उतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग जाएगा कि कितना भी टैरिफ लगाने के बाद भी वो चीज़ें, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टैरिफ लगा दोगे तो क्या है कि आप अपनी इकोनॉमी को बंद कर दोगे कि भाई हम अपना माल बेच ही नहीं पाएंगे, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो और कंट्री से भी पहुंचे। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा निगोशिएट करोगे तो वो तो कह सकते हैं कि कंपनीज अपने बैलेंस शीट के हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करती हैं, भाई हमें बेचने में फ़ायदा है या नहीं है। भाई हम पहले मान के चलो 1000 कुंटल का टर्नओवर करते थे, अब वो जो है 50 कुंटल ही माल बिकेगा, कोई भी चीज़ का, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो वहाँ पे आपके यहाँ भी तो माल कम ही पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा कि भाई ठीक है, हम हमारी कंपनी दूसरी जगह रास्ता ढूंढेंगे, भाई ठीक है, या माल हमारा कम होगा थोड़ा सा। तो ये इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा इम्पैक्ट बैठता ही बैठता है। और आप आए हो अभी जो कह सकते हैं 4 साल के लिए, उसमें 3 साढ़े 3 साल बचे हैं, तो ये टाइम भी निकल जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों में जो आपके प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे पुराने वाले, उन्होंने इन सब चीज़ों को करके एग्जाम्पल पूरा देखा गया, उसी से भी अगर एग्जाम्पल ले लेते तो आपको आइडिया लग जाता। तो ब्रिटिश चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर्स हुए उसका क्या इम्पैक्ट बैठा, तो ये मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा था। यूएस यूरोप के बीच में हुए उसमें क्या नतीजा निकला, यूएस चाइना के बीच में हुआ उसका क्या इम्पैक्ट बैठा। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में एक चीज़ तो समझ गया, सबसे ज़्यादा जो स्मार्ट है वो होता है मार्केट, जिसका आपको लगेगा कि भाई पता नहीं कल को क्या है, इतना मार्केट खत्म होने वाला, चीज़ें खत्म नहीं। हाँ, इस तरह के कंसोलिडेशन फेजेस और इम्पैक्ट फेजेस जरूर रहेगा, और ये एक टाइम होता है आपको सही तरह से सही डिसीजंस को लेके आगे बढ़ने के लिए। 2018 का पुराना यहाँ पे दिया हुआ है, 19 का दिया हुआ है, कब कहाँ क्या कितने इम्पैक्ट, और मार्केट हमेशा ऑल टाइम हाई पे ही जाके बीट करता है। और ये समय जितना आपके पास मिल रहा है, मान के चलो ये कह सकते हैं जो टाइम है, कह सकते हैं आपका जो ये पूरा जो टाइम है, चाहे निफ्टी की बात कर लो यहाँ पे,
कि अभी पिछले 6 महीनों से अगर देखा जाए तो कुछ भी कंसोलिडेशन कर रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं दिया हुआ है, उसी जगह पर ट्रेड कर, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक समय है, एक सही जगह पे सही कंपनीज को देखते हुए, क्योंकि मार्केट तो ओपन ग्लोबल इकोनॉमी को तो खोल के चलना ही पड़ेगा। यहाँ की बात कर लो तो यहाँ पे भी एक तरह से फ्लैटनेस है पूरी जब से ट्रम्प चाचा आए और इन्होंने अपनी तरीके से चीज़ों को करना चालू किया है, तो ये वक्त भी निकल जाएगा, पता नहीं लगता। तो लेकिन मार्केट सबसे बड़ी जीत इस बात पे रहती है कि जिसकी चीज़ें ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस हो सकते हैं थोड़े बहुत कम हो जाएं, कंपनीज़ के टारगेट्स या एक्सपोर्ट्स या चीज़ें हैं, लेकिन वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कंपनी चलती है प्रोमोटर्स के हिसाब से, कंपनी चलती है उनके प्रोजेक्शंस के हिसाब से। वो प्रोजेक्ट्स या टारगेट्स हो सकता है थोड़े बहुत कम हो जाएं तो शेयर प्राइस भी डाउन आएगा, चीज़ें भी डाउन आएंगी, तो उस जगह पे आप स्लोली अपने चीज़ों को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बीज की तरह बोया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। मुझे लगता है कवर काफ़ी कुछ किया है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी ये जो फेज़ है इस तरह का फेज़ रहेगा, और मार्केट से आपको दिखेगा भी कि भाई 1-1.5 साल में पैसा नहीं बना, चीज़ें नहीं बनी, तो उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि भाई आप इन्वेस्टिंग छोड़ दें, बिकॉज पैसा इन्वेस्टिंग में ही बनेगा और सही तरह की कंपनी से बनेगा। बस एक ही तरीका होना चाहिए कि हमें प्रोमोटर्स और कंपनी के जो अपडेट्स हैं आगे फ्यूचर होने वाले, वहाँ पे हमें किसी फेक या फ्रॉड कंपनी से बचे रहना चाहिए। अगर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, किसी स्लो ग्रोथ से है, कोई कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो डिसीजन थोड़े बहुत मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, बट हमें फ्यूचर को देखते हुए ही आगे लेना चाहिए। अभी जैसे 25 से 50% पर टैरिफ हो गया, और आप देख सकते हो कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे दिखा रहा होगा, मॉर्निंग अपडेट होगा तो यहाँ 0.45% दिखा रहा, तो ये ठीक है। तो मार्केट ने ऐसा तो नहीं है ना, मार्केट ने तो कोरोना देख लिया, मार्केट ने तो वॉर्स देख लिया, मार्केट ने वर्ल्ड वॉर्स देख लिए, और आप किसी भी हिस्ट्री के चैनल को मतलब हिस्ट्री में जाके देख लो कि मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है अपने समय को लेते हुए। तो अगर मान के चलो 1 साल से पैसा नहीं बना, या 1, 1.5, 2, 3 साल, 4 साल भी हो जाए, मान के चलो ट्रम्प साहब का पूरा पीरियड ही इसी तरह से अगर चलता है, तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कि आपके पास 3, 3.5 साल हैं जहाँ पे पैसे को बढ़ता हुआ तो हो सकता ना देखें आप चीज़ों को कंपनी वाइज, लेकिन कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे आप एक अच्छी कंपनीज में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल के चला जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। तो विद दीज वर्ड्स शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स को जरूर जोड़िए चैनल पे, सो दैट कुछ मोटिवेशन मिले और आगे मैं चीज़ों को एक अच्छे फॉर्म में धीरे धीरे करके आपके समक्ष लाता रहूं। लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और हम एक मत के लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, सो दैट कि फ्यूचर में किस तरह से अपने फाइनेंशियल पाथ के गोल्स को अचीव किया जा सके, उस पर डिस्कशन रहता है आने वाले समय में, और वहाँ पे चीज़ों को क्लैरिटी के साथ में लेके आएंगे। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।